हेलो बेटा। आज हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमने पहला मेथड पढ़ा था मोल का, कि कौन सा, व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, उसमें कुछ डाइवर्सिटी की जा सकती है क्या, कुछ अच्छी बातें इनबिल्ट की जा सकती हैं क्या। तो देखिए, कुछ अच्छी बातें बिल्कुल इनबिल्ट की जा सकती हैं, और वो अच्छी बातें क्या है इस पे आप जरा ध्यान से फोकस करिए। बेटा, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कहीं लिखा हो अगर 1 ग्राम एटम, या कहीं लिखा हो 1 ग्राम आयन, या बेटा कहीं लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये, या कहीं लिखा हो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ये सब कुछ नहीं होते, दे आर एक्चुअली मोल। यानी कि मोल को ही लिखने का ये एक डिफरेंट तरीका है। यानी कहीं लिखा है अगर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका सिंपल मतलब होता है क्या कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मतलब सिंपली होता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा, मैं इसमें कुछ बातें आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले आप जान लें कि 1 फैराडे क्या होता है। अगर हम 1 फैराडे की बात करेंगे तो जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफी अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जो जुड़ा हुआ चार्ज होता है बेटा, वही क्या कहलाता है, 1 फैराडे कहलाता है। आओ हम लोग जरा निकाल लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ टोटल चार्ज कितना होगा। तो अगर हम टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, तो हमें भी पता लग जाएगा कि क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज एसोसिएटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं दुनिया की सारी चीज 1 मोल में कितनी होती है, पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया है कि 1 मोल x का मतलब 6.023 × 10⁻23 x। यहां वही x क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज जुड़ा हुआ होता है वो कुछ और नहीं, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 96500 कूलॉम। एग्जैक्टली इतना नहीं आता है, लेकिन हम इसको पूरी दुनिया राउंड ऑफ कैलकुलेशन में इसको इतना ही मानती है। यानी कि 1 मोल चार्ज से एसोसिएटेड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया, 96500 कूलॉम। और इसी को साइंस की भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 1 फैराडे। तो आज से आप इतनी बात जानेंगे कि 1 फैराडे इज नथिंग, इट इज 96500 कूलॉम, एंड according to the definition, charge associated with 1 mole of electron is called 1 फैराडे। अब बेटा, इतनी बातें जब आप जान गए हैं तो इसका यूज मोल में कैसे होगा ये बताना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज और बता देता हूं, फिर इसे इरेज करता हूं। अगर कहीं लिखा है Na+, या कहीं लिखा है Mg+2, या कहीं लिखा है Al+3, या कहीं लिखा है N-, या कहीं लिखा है N-2, बेटा ऐसे जब हमको लिखा मिलता है साइंस में, तो एक बहुत बेसिक सी गलती बच्चा करता है, जिससे वो बाकी जगहों पे तो प्रॉब्लम फील नहीं करता, लेकिन जब मोल कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वो प्रॉब्लम महसूस करता है और वो क्वेश्चंस को गलत करता है। वो गलती क्या है जो अमूमन हर बच्चा करता है, वो ये सोच लेता है कि Na+ का मतलब है कि इस पे +1 चार्ज है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो समझ लेता है Mg+2 का मतलब इस पे +2 चार्ज है।
ये भी बात बिल्कुल गलत है। वो समझ लेता है Al+3 का मतलब इस पे +3 चार्ज है, जब ऊपर के दोनों गलत है तो ये गलत होगा ही। इसका मतलब हो गया कि -1 चार्ज है, ये भी गलत। इसका मतलब हो गया कि -2 चार्ज है, ये भी गलत। यानी कि अगर आप ऐसी कोई बात महसूस करते हैं इन्हें देख करके, तो वो बात पूरी तरह से साइंटिफिकली गलत है। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि फिर सही क्या है सर? तो सही बेटा ये है कि अगर कहीं लिखा है Na+1 तो इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। क्या मतलब है? एक प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। किस पे? सोडियम पे। अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? प्लस 1.67 into 10 raised to the power minus 19 कूलम होता है। तो बताओ कि तुम अगर देख रहे थे तो तुम्हें लग रहा था कि इस पे कितना चार्ज है? तुम्हें लग रहा था इस पे +1 चार्ज है, बट इस पे +1 चार्ज नहीं है, इस पे एक प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Mg+2 then it means that it has excess charge equals to the 2 प्रोटॉन, यानी इस पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2.2 into 1.67 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। अगर कहीं +3 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा इस पे 3 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। अगर कहीं -1 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। अगर कहीं -2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो अब मैं बताता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट में इसका क्या यूज है और मैंने आपको इसे यहां क्यों बताया, ये भी मैं कंक्लूड कर देता हूं। अब आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे वो पूछेगा कि टोटल चार्ज, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बेटा कैलकुलेट टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ, calculate total charge associated with number 1 81 gram of Al+3, number 2 81 gram ion of Al+3, number 3 81 ion of Al+3। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछता है। हमसे कह रहा है कि सबसे पहले बताओ कि कुल कितना चार्ज जुड़ा होगा 81 ग्राम ऑफ Al+3 से, 81 ग्राम आयन ऑफ Al+3 से और 81 आयन ऑफ Al+3 से। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले वाले का सॉल्यूशन देते हैं, तो यहां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, यानी मोल का कौन सा मेथड लगेगा? मेथड 1। और मेथड 1 के अकॉर्डिंग जो मोल होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना था? 81 था, और जो एल्युमिनियम का मोलर मास होता है वो 27 ग्राम होगा। कैसे निकालते हैं मोलर मास? P + N into ग्राम, यानी कि एटॉमिक मास निकाल के उसी पीछे ग्राम लिख दो। यहां से पता लग गया कि कितने मोल हो गए? 3 मोल Al+3 हो गए। अब हम जरा देखो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ Al+3 इन 3 मोल Al+3, 3 मोल Al+3 में कितने Al+3 होंगे, ये हमारा टारगेट हो गया। तो हम लिख देंगे 3 into 6.023 into 10 raised to the power 23 Al+3 होगा हमारे पास। अब नंबर ऑफ Al+3 मालूम चल गया। अगर हमें एक Al+3 से जुड़ा हुआ चार्ज मिल जाए तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट में निकालूंगा चार्ज associated with 1 Al+3। एक Al+3 पे जो चार्ज होगा बेटा वो 3 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज होगा, यानी 3 into 1.67 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। अब हमारा टोटल टारगेट क्या था? 81 ग्राम Al+3 पे टोटल चार्ज पता करना। 81 ग्राम Al+3 का मतलब कितना है? 3 मोल, और 3 मोल का मतलब कितना है? इतना। तो जरा देख लीजिए टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ 3 मोल ऑफ Al+3 वो कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन, देख लेना, यही बात समझ जाओगे कभी नहीं फंसोगे। चार्ज ऑन 1 Al+3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ Al+3 इन 3 मोल।
अब जरा देखिए, एक Al+3 पे कितना चार्ज है, इतना है 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और 3 मोल में कुल कितने Al+3, हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितने 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो बेटा 3 मोल में कितने 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो 3 मोल में जो नंबर ऑफ Al+3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब जरा तुम यहां से देखो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहां जरा देखो ये क्या है, दिस इज द Avogadro number and this is what charge associated with 1 mole electron with positive sign। और तुमने पीछे देखा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ चार्ज ही क्या कहलाता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे किसके बराबर हो जाता है 96500 कूलम। यानी अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ चार्ज आ गया विदाउट मैग्नीट्यूड या विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जो बेटा जुड़ा हुआ चार्ज होता है वही क्या कहलाता है 1 फैराडे। यानी चाहे तो इसे लिख दूं दिस इंटू 96500 कूलम लिख दूं, और चाहूं तो इसे लिख दूं 9 इंटू 1 फैराडे, जिसे आप लिख सकते हैं 9 फैराडे। अब होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी, यानी कि 81 ग्राम ऑफ Al+3 से जो टोटल चार्ज जुड़ा होगा वो कुछ और नहीं होगा 9 फैराडे होगा। और अगर आंसर कूलम में दिया है तो हम जानते हैं कि 1 फैराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कूलम में आंसर मालूम चल जाएगा। इसी तरह से हम आगे के भी दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम इनके बीच की लॉजिक्स को भी समझ सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता है तो अब कह रहा है 81 ग्राम आयन ऑफ Al+3। तो एक चीज जरा ध्यान से देख लेना कि 81 ग्राम आयन का मतलब क्या है। अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात करूं तो जरा देखो, चाहे बेटा बोले 81 ग्राम आयन ऑफ Al+3 और चाहे आपको बोले 81 मोल ऑफ Al+3, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कि बेटा जो ग्राम आयन होता है, ग्राम मॉलिक्यूल होता है, ग्राम एटम होता है, वो कुछ और नहीं मोल ही होता है, मोल का ही नाम है। अब यहां से हमें पता लग गया 81 मोल Al+3 है। हम जानते हैं कि जरा देख लीजिए कि 81 मोल Al+3 में कुल कितने Al+3 होंगे, 81 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 Al+3 होंगे। और हम जानते हैं कि एक Al+3 पे कितना चार्ज होता है 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो एक एल्युमिनियम पे इतना चार्ज, तो इतने एल्युमिनियम पे कितना चार्ज। यूनिटरी लॉ बचपन से पढ़ते आते हो कि 1 रुपए का 2 समोसा तो 10 रुपए का कितना समोसा 20। उसी तरह से एक एल्युमिनियम पे इतना चार्ज तो इतने एल्युमिनियम पे कितना चार्ज, तो टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ 81 मोल ऑफ Al+3 क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ Al+3 इज हाउ मच 81 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 multiplied by charge associated with 1 Al+3. This is how much 3 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां गलती मत करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मत फंसना। यहां जरा देखना, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 फैराडे आ जाएगा। अब जरा ऐसे देखिए 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 and this is how much 1 फैराडे, यानी this is 243 फैराडे। अगर आंसर कूलम में दिया है तो हम इसको क्या कर देंगे 243 इंटू 96500 कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। तो देख लीजिए, हमने पहले में 81 ग्राम ऑफ Al+3 से जुड़ा हुआ चार्ज निकाला था, दूसरे में हमने 81 ग्राम आयन ऑफ Al+3 से जुड़ा हुआ चार्ज निकाला। तो पहले में कितना आ गया था बेटा, पहले में आंसर आया था 9 फैराडे, दूसरे में कितना आया 243 फैराडे। अब आओ तीसरे का भी आंसर निकाल देते हैं। तीसरे का जो आंसर आएगा वो काफी सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, खाली आपको इनको
ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और बात को गौर से सुनने की जरूरत है। अगर कहीं लिखा है 81 आयन ऑफ Al+3 तो भैया हम जानते हैं कि एक Al+3 पे कितना चार्ज 3 into 1.67 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। भाई पीछे यही तो सिखाया कि Al+3 का मतलब इस पे +3 चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पे 3 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है। 3 प्रोटॉन के बराबर क्या है, एक्सेस चार्ज है। यहां से पता लग गया कि एक एल्युमिनियम पे इतना चार्ज, तो 81 आयन पे कितना चार्ज, तो 81 आयन ऑफ Al+3 पे कितना चार्ज, नंबर ऑफ Al+3 81 और एक पे कितना, इतना 3 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 243 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है आंसर, याद रखना, क्योंकि 81 आयन यानी कुल 81 आयन है बस, लेकिन यहाँ 81 ग्राम आयन यानी 81 into 6.023 into 10⁻23 आयन थे, और यहाँ 81 ग्राम यानी कि लगभग कितना 3 मोल यानी 3 into 6.023 into 10⁻23 आयन थे। यहां से ये बातें समझ में हमको आती हैं और पता लगता है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 243 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आंसर हो जाएगा। बेटा अब आप समझ गए होंगे कि मैं इतनी देर से आपको क्या सिखाना चाह रहा था। अब मैं आपको यही क्वेश्चन जरा बदल देता हूं और आप इसको खुद से करिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद नंबर 1 48 ग्राम ऑफ Mg+2, या कह दे 48 ग्राम आयन ऑफ Mg+2। अब ध्यान देना, मुझे सही आंसर चाहिए, या आपसे कह दे 48 आयन ऑफ Mg+2। बहुत जल्दी से आपको करना है। चलो देखो, मैं आपको बताता भी हूं, आप साथ साथ करते भी रहो, अपना भी दिमाग लगाते रहो। देखो 48 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया, मोलर मास डिवाइड बाय 2, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना आ गया 2। 48 ग्राम यानी कि 2 मोल, क्योंकि Mg का मोलर मास 24 होता है। भैया ये जानते रहना, नहीं ये भी ना पता होगा और ना जानते रहना, जान लो कि P+N इंटू ग्राम ही क्या होता है, मोलर मास। किसी भी स्पीशीज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दो, उसके पीछे ग्राम लगा दो, वही उसका क्या होता है, मोलर मास। यानी अगर ये 2 मोल हो गया तो 2 मोल में इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 2 into 6.023 into 10⁻23 इतने नंबर हो जाएंगे। एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, 2 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है, यानी 2 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज द टोटल चार्ज। अब इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अच्छा बच्चा कैसे कर देगा। दिस इज नथिंग बट 1 फैराडे। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 फैराडे आ गया, या कूलम में पूछे तो 4 into 96500 कूलम आ गया। ऐसे यहां आ जाओ, 48 ग्राम आयन यानी 48 मोल, 48 मोल यानी कितने, नंबर ऑफ आयन कितने, 48 into 6.023 into 10⁻23। अरे भाई ये तो समझते होगे ना कि कोई चीज 1 मोल में कितना है, 6.023 into 10⁻23, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 into 6.023 into 10⁻23। 3 मोल में कितना होगा, 3 into 6.023 into 10⁻23। 4 मोल में कितना होगा, 4 into 6.023 into 10⁻23। तो बेटा 48 मोल में कितना होगा, 48 into 6.023 into 10⁻23। तो ये हमें नंबर ऑफ आयन पता लग गया। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एसोसिएटेड विद 1 आयन, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज एसोसिएटेड विद 1 आयन इज हाउ मच, 2 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों कुछ और नहीं, कितने हैं, 1 फैराडे। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 48 into 2 करोगे तो 96 आएगा, यानी दिस इज हाउ मच, 96 फैराडे आ गया। और 48 आयन से कितना हो जाएगा, 48 into एक आयन पे कितना चार्ज, 2 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 96 into 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा
और इन्हीं बातों से मैं मेथड 1 को कंक्लूड कर देता हूं, जो कि क्या था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम। मैंने आपको बताया है कि मोल निकालने का पूरी केमिस्ट्री में कोई चौथा तरीका नहीं है, कुल 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके क्या क्या हैं? व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, दूसरा तरीका क्या है? व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तीसरा तरीका क्या है? व्हेन वॉल्यूम एट एसटीपी इज गिवन। यहीं से ही बातें खत्म हो जाती हैं। अब आपने पहला तरीका तो मुझसे पढ़ लिया, पहला तरीका क्या था? व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम। अब आप मुझसे पढ़ेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? मेथड 2 क्या है? जरा गौर से देखिएगा। मैं काफी अच्छे से कोशिश करता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा बातें सिखा सकूं। मेथड 2 है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। देखो मोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, मान लो 17 रुपए किलो है कोई चीज, अब उसने आपको 700 ग्राम दे दिया, तो उसका रुपया निकालने में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जबकि सब्जी वाला फट से आपको बता देगा हाँ भैया इतने रुपए हो गए, क्योंकि उसको अच्छे से यूनिटरी लॉ मालूम है। आपने पढ़ाई तो की है लेकिन आपको अच्छे से यूनिटरी लॉ नहीं मालूम है। यूनिटरी लॉ मालूम होगा तो आप मोल के लगभग 70% समस्याओं को इजिली सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा अगर मैं आगे चलूं और व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तो जरा देखो मोल कैसे आएगा। हम जानते हैं कि 1 मोल x का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23x। तो जरा बताओ एक x में कितने मोल? 1 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोल x हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, ये मैं आपको और जनरलाइज टर्म में और आसानी से समझा देता हूं और आपको बताता हूं। देखो कुछ चीजें बहुत सामान्य हैं लेकिन हम उनको सही से नहीं सुनते, इसलिए नहीं समझ पाते। आओ हम अपने व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं कि कैसे हम जो है रेगुलर लाइफ में कैसे इसका यूज करते हैं। व्यवहारिक जीवन में अगर आपसे कोई पूछे कि 10 रुपए का मिलता है 5 समोसा, तो 2 सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 रुपए का कितना समोसा मिलेगा, तो जिधर 1 बनाइए उसी के कोफिशिएंट से दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 10, यानी 1 रुपए का कितना समोसा मिलेगा? आधा समोसा मिलेगा बेटा। अब तुम कहो कि ये क्या सिखा रहे हो सर, ये तो मैं जानता हूं। कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें लगता है तुम जानते हो। जब मैं तुमसे पूछ लूंगा कि 68 रुपीस का मिलता है 73 समोसे, तो एक समोसे कितने के, तो सारा अकल धरा रह जाएगा। वहां आपको ये सीखना पड़ेगा तब कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक समोसा कितने रुपए का है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बोला था 1 रुपए का कितना समोसा, अब मैं बोल रहा हूं 1 समोसा कितने रुपए का। तो जिधर 1 बनाओगे उसी के कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड कर देना, 10 डिवाइड बाई 5 रुपीस, यानी 1 समोसा हमको कितने रुपए का मिलेगा? 2 रुपए का मिलेगा बेटा। यहां से बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो मैंने यहां वही किया है कि 1 मोल x में अगर इतने x थे तो 1 x में कितने मोल, तो जिधर 1 बनाया उसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को क्या कर दिया, देखो डिवाइड कर दिया। ये बात मैं ऐसे पूछ लूं, तुम कहो सर ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, तो बेटा अगर तुमसे पूछ ले कि 68 रुपीस का मिलता है 73 समोसे, तो 1 रुपए के कितने समोसे, तो देख लो 73 डिवाइड बाई 68। 1 समोसे कितने रुपए के, तो देख लो 68 डिवाइड बाई 73। दिस इज द आंसर। अब आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये हम बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम लापरवाह होते हैं इसलिए हम उसको ध्यान से देख और समझ नहीं पाते हैं। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि था मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या था? व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तो एक x में इतना, तो nx में कितना, n अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोल x। अब यहां जरा देखो क्या किया, यानी कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो ऐसे कंडीशन में बेटा जो मोल होगा वो मोल कुछ और नहीं होगा। देखो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत ध्यान देने की चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से रटना नहीं है, इसे महसूस कर लेना है। देखो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n था तो मोल कितना है, n डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 आया। और ये कैसे आया, ये मैंने यूनिटरी लॉ से आपको समझा के दिखाया। यानी कि केस 2 में, मेथड 2 में जब आपको मोल निकालना रहेगा तो आप बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो मोल इज नथिंग, इट इज द
डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विथ एवोगैड्रो नंबर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको फटाफट सिखाता हूं और आप एक एक करके क्वेश्चंस को देखते जाइए। सपोज करिए कि हमसे कहता है कि एक सिलेंडर है हमारे पास और उस सिलेंडर में कुछ और नहीं सल्फर डाई ऑक्साइड इनक्लोज्ड है, और सल्फर डाई ऑक्साइड जो इनक्लोज्ड है उसकी जो अमाउंट है सपोज करो 160 ग्राम है। अगर मैं इसमें से 12.046 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लूं, टेकन आउट, तो पूछ रहा है कि मास रिमेनिंग इन सिलेंडर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो समय खाएगा, इसलिए मैं इसको समझा देता हूं। मास रिमेनिंग इन सिलेंडर, फिर से बोल देता हूं, एक सिलेंडर है जिसमें 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है। कहता है कि 12.046 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल मैं इसमें से निकाल लेता हूं। तो बताओ अगर इतने मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो इसमें कितना मास बचा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे हिसाब से दो तरीके हैं और आपके भी हिसाब से दो ही तरीके होने चाहिए। पहला कि अगर मैं किसी तरह से ये पता लगा लूं कि इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो टोटल मास 160 था, इतने मॉलिक्यूल का मास पता लगा लूं तो इतने 160 में से इसको घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है जो काफी स्मार्ट है, जरा देखें। अगर मेथड 1 क्या था, मेथड 1 है इतने पार्टिकल का मास पता कर लूं, तो जरा देखो मास पता करूंगा तो मास ऑफ 12.046 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल SO2 का मास कैसे पता लगेगा, जरा देखो। मोल पता कर लो, मोल कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है 12.046 डिवाइडेड बाय into 10 raised to the power 23 डिवाइड बाय 6.023 into 10 raised to the power 3, यानी कि 2 मोल हुआ। अब हम जानते हैं कि मोल क्या होता है, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 2 मोल था और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 32 32 64, यानी कि into 64, ये क्या हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी 2 चौक 8 और 2 छंग 12 128 ग्राम आ गया, यानी कि 2 मोल का मतलब कितना आ गया 128 ग्राम आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक तरीका और है मास निकालने का, देखो क्या है कि अगर हम एक सल्फर डाइऑक्साइड का, ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन देख लो, एक सल्फर डाइऑक्साइड का मास जानते हैं कितना हो जाएगा P plus N into AMU, यानी कि 64 AMU हो जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास। एक मोल का नहीं, एक मोल का कितना होगा 60 ग्राम और एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 64 AMU। तो 12.046 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा 64 into 12.046 into 10 raised to the power 23 AMU हो जाएगा। हमें इसे ग्राम में पता करना है तो हम 64 into 12.046 into 10 raised to the power 23 into 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम के बराबर होता है। इसको भी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू लगभग 128 के ही बराबर आएगी। नहीं विश्वास है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सरकार यहां से पता लगा कि हम दो तरीकों से इतने मॉलिक्यूल का मास पता लगा सकते हैं। एक तो सीधे इसको फट से मोल में बदल दें और मोल पता लगते ही हो गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल था 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पता लग गया। दूसरा तरीका ये था कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का मास मालूम है तो इतने सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकाल दूंगा कि नहीं। एक आम का वजन मालूम है और 100 आम एक जैसे हैं तो 100 आम का वजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैसे आएगा, एक आम का वजन है 5 किलोग्राम तो 100 का कितना 500, अगर एक जैसे हैं। यानी एक चीज का अगर मास मालूम हो गया तो टोटल कितनी भी हो उसका मास हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था इसमें रिमेनिंग मास पता करो, तो रिमेनिंग मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 160 ग्राम, निकला कितना 128 ग्राम, तो बचा कितना लगभग 32 ग्राम बच गया। यानी कि अगर हम एक सिलेंडर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का 160 ग्राम बंद हो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के 12.046 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा उसका वजन कुछ और नहीं कितना हो जाएगा लगभग 32 ग्राम के
बराबर हो जाएगा। बेटा देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अच्छे से देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि मोल आपको पढ़ाए बहुत लोग होंगे लेकिन समझ में कितना आया होगा ये आपको खुद मालूम है। तो एक एक करके आप मेरे साथ चलते चले, मैं आपको उसको बहुत अच्छे से समझाता चलूंगा, थोड़ा आपकी मेहनत की जरूरत लगेगी। हम बात कर रहे थे मेथड 2 की, तो मेथड 2 पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि हमसे कहता है कि अगर मैं AlCl3 का हमारे पास 5 मोल है और MgCl2 का हमारे पास 7 मोल है और इसके साथ साथ NaCl का हमारे पास 5 मोल है। अगर मैं इसमें से सारे क्लोरीन को निकाल लूं, इफ ऑल क्लोरीन्स आर टेकन आउट फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स, तो हम कितने मोल Cl2 के बना पाएंगे? My question is that if all chlorines are taken out, which is in form of chloride ion, from these amount, then how many mole of Cl2 can be prepared? बहुत ही आसान है, जरा देखो। अगर मैं 5 मोल AlCl3 यानी if we have 5 मोल of AlCl3, तो 5 मोल AlCl3 में 15 मोल क्लोराइड आयन होगा हमारे पास। अगर मैं बात करूं MgCl2 का 7 मोल है, तो इसमें 7 2 जा 14 मोल क्लोराइड आयन होगा हमारे पास। अगर मैं बात करूं 5 मोल NaCl की, तो 1 मोल NaCl में 1 मोल क्लोराइड आयन, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा? 5 मोल Cl आयन। अब टोटल क्लोराइड आयन कितने हो गए जरा देख लीजिए। टोटल क्लोराइड आयन हो गए कि 20 और ये 34 मोल, 34 मोल क्लोराइड आयन हो गए। मुझे क्या बनाना है? Cl2। अब जानता हूं कि 1 मोल Cl2 में कितने Cl? 2 मोल Cl है, तो 1 मोल Cl में कितने मोल Cl2? 1/2 मोल ऑफ Cl2 होगा। अब हमारे पास Cl के 1 मोल नहीं है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में Cl के कितने मोल है? 34 मोल है। तो 34 मोल Cl which is in form of chloride ion, ये किस फॉर्म में है? Cl माइनस के फॉर्म में। नो प्रॉब्लम, हमको तो क्लोराइड एटम की जरूरत है ना। इससे कितने मोल बन जाएगा? 1/2 इंटू 34 यानी कि लगभग 17 मोल Cl2 बन जाएगा। तो टोटल मोल्स ऑफ Cl2 जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? लगभग 17 मोल ऑफ Cl2 प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं एक स्टेप आगे उठा दूं और आपसे ये बात आप समझ में आया होगा ना भाई, टोटल क्लोरीन निकाल दो एटॉमिक फॉर्म में, जो भी क्लोराइड आयन के फॉर्म में है इनको टोटल निकाल दो। तो टोटल निकालोगे तो टोटल पता लगा 34 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बना। अब हम जानते हैं कि 1 मोल क्लोरीन में 2 मोल क्लोरीन एटम होता है, तो 1 मोल एटम में कितने मोल क्लोरीन? 1/2। तो हमारे पास एटॉमिक जो क्लोरीन है जो कि आयनिक फॉर्म में, वो कितने हैं? 34 मोल है। तो उससे कितने मोल बन जाएगा? लगभग 17 मोल बन जाएगा एग्जैक्टली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपसे कहेगा कि आप हाउ मेनी मोल ऑफ P4 यूनिट कैन बी प्रिपेयर्ड इफ ऑल फॉस्फोरस इज टेकन आउट फ्रॉम Na3PO4, इसका मान लो 8 मोल है, और आपसे कहता है कि Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इसका मान लो 10 मोल है, और आपसे कहता है कि Al और PO4 का थ्राइस तो नहीं लगेगा क्योंकि इस पे भी 3, इस पे भी 3, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? AlPO4। इसका मान लो कि कितना मोल है? 4 मोल। कहता है अगर इनमें से सारे फास्फोरस निकाल लिए जाएं तो P4 यूनिट के कितने मोल बनके तैयार होंगे? तो आओ जरा देखते हैं कि सारे फास्फोरस निकालने में बनेगा कितना। 8 मोल Na3PO4 में कितने मोल फास्फोरस? तो जरा बताओ कि 1 मोल Na3PO4 में 1 मोल फास्फोरस है। कैसे जाना मैंने कि 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल एटम, यानी इसका अगर 1 मोल ले लूं तो उसमें 1 मोल फास्फोरस एटम है। तो 8 में कितना हो जाएगा? 8 into 1, यानी कि 8 मोल Na3PO4 में
8 मोल फास्फोरस एटम है हमारे पास। अगर इसी तरह से मैं Mg3PO4 का होल ट्वाइस का कितना मोल ले लूं, 10 मोल ले लूं, तो बेटा जरा देखो इसके एक मोल में 2 मोल फास्फोरस है, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 20 मोल फास्फोरस एटम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 मोल AlPO4 है सपोज कर लो, तो एक मोल में कितने, एक फास्फोरस, तो 4 मोल में कितने, 4 मोल। यानी कि टोटल फास्फोरस एटम के मोल्स की बात की जाए तो 8 4 12 और 20, यानी कि वी हैव 32 मोल ऑफ फास्फोरस एटम। अब हमारा क्वेश्चन क्या है जरा देख लो। हम जानते हैं कि 1 मोल, ये देखो यूनिटरी लॉ है, P4 में 4 मोल P होगा, तो 1 मोल P में कितने मोल P4, 1/4 मोल P4। तो हमारे पास 1 मोल P तो है नहीं, 32 है, तो 32 मोल P में 1/4 इंटू 32 यानी 8 मोल होगा। यानी कि टोटल अगर सारे फास्फोरस निकाल दिए जाएं तो P4 की कितनी यूनिट बनेगी, 8 मोल बनेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके के न्यूमेरिकल इनमें बन सकते हैं। अगर मैं पढ़ाऊं तो पूरा दिन आपको न्यूमेरिकल ही देता जाऊं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्मार्टली जितने बन सकते हैं उनको बना दिया जाए। बेटा कभी कभी पूछता है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलोग्राम होगा। अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का वजन 1 किलोग्राम होगा, तो जरा देखो हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास है इतने किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास था इतना किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दिस। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल, ना कि हाउ व्हाट इज नंबर, दिस इज द नंबर एंड वी वांट टू कैलकुलेट मोल। तो जरा देख लो कि हम जानते हैं जब नंबर दिया हो और मोल चाहिए तो क्या करते हैं, नंबर दिया हो मोल चाहिए तो हमेशा नंबर को मोल से डिवाइड कर दो, यानी कि 10⁻31 अपॉन 9.1 इंटू Na। अब अगर तो नंबर से नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, पागल मत बनना, 31 को ऊपर लेके चला गया, प्लस हो गया और इस पूरी वैल्यू को Na से डिवाइड कर दिया। अब ये सोचो कैसे किया, तो बेवकूफ पीछे मैंने क्या बताया था, मोल जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये प्रूव भी किया था, वही मैंने कर दिया। यानी कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनका वजन कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी आपसे पूछे तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। मैं एक बार और अपना दिमाग चला लेता हूं, देखता हूं कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनको भी बनाने का प्रयास किया जाता है। आइए जरा देखते हैं। अगर आपसे कहता है कि कुछ इस तरह से बात करें, अगर एक सर्कुलर सिलेंडर है, सपोज कर सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे, सर्कुलर कंटेनर है मान लीजिए, और सर्कुलर कंटेनर में मान लीजिए कि 36 इंटू 10⁻⁴ एटम ऑक्सीजन का इंक्लोज्ड है। क्वेश्चन जरा सुनिएगा, एक हमारे पास सर्कुलर कंटेनर है जिसमें 36 इंटू 10⁻⁴ एटम ऑफ ऑक्सीजन इंक्लोज्ड है। हमसे पूछता है कि आप बताओ कि इन सारे ऑक्सीजन की मदद से हम कितने मोल O2 बना सकते हैं और कितने मोल O3 बना सकते हैं। O2 मींस ऑक्सीजन, O3 मींस ओजोन। तो जरा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की और ये दूसरा वाला है, तो अगर मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले की बात करूं
तो हम जानते हैं कि 1 मोल O2 का मतलब 2 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन यानी कि 1 मोल O2 में इतने मोल ऑक्सीजन होगा। इतने मोल ऑक्सीजन यानी कितने एटम? 2 into 6.023 into 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम में कितने मोल? लगाओ यूनिटरी लॉ, 1/2 into 6.023 into 10 raised to the power 23 मोल ऑफ O2। एक एटम में इतने मोल हैं और हमारे पास टोटल एटम कितने हैं? इतने हैं। तो इसमें कितने मोल O2 हो जाएगा जरा देखो, तो 36 into 10 की पावर 44 एटम में। अरे भाई एक एटम में इतने, तो इतने में कितने? 1 रुपए का 2 समोसा, 2 रुपए का कितना समोसा? 4। कैसे है? मल्टीप्लाई किया। एक एटम में इतने मोल, तो इतने एटम में कितने मोल? मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 into 6.023 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 36 into 10 की पावर 44। यहां से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी कुछ आंसर आएगा वही सही है। ये है हमारा आंसर, इतने मोल बनेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसी तरह से अगर किसकी बात करें? इसकी बात करें 2 वाले की, तो जब 2 वाले के सॉल्यूशन की बात करेगा तो कहो मैं एक लाइन में लिख दूं। मैं जानता हूं कि जैसे यहां 2 था वैसे इस वाले में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि एक ही लाइन में लिखता हूं बेटा, कोशिश करना समझने का। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल O3? 1/3 into 6.023 into 10 raised to the power 23 मोल O3। कैसे किया? जैसे यहां 2 चलेगा वैसे यहां 3 चलेगा। अब हमारे पास टोटल कितने थे? 1 एटम ऑक्सीजन, ना कि मोल, सॉरी। इसी तरह से हमारे पास कितने एटम हैं? 36 into 10 raised to the power 44। तो उसमें कितने मोल बन जाएंगे? लो मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 6.023 into 10 की पावर 23 is multiplied by 36 into 10 की पावर 44। This is the calculated moles of O3, जो कि किससे बनेगा? इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है भाई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं पिछले वाले की तरह। तो कुछ लोग अगर ये कहेंगे आपने जल्दी लिख दिया, अरे बेटा जल्दी इसलिए लिख दिया तो उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको समझाया तो उसी तरह का दूसरे क्वेश्चन में तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा ना यार। फिर भी अगर चलो कोई दिक्कत है तो लो 1 मोल O3 का मतलब 3 मोल O। 3 मोल O का मतलब 3 into 6.023 into 10 raised to the power 23 मोल, या सॉरी 23 एटम ऑफ O। तो एक एटम ऑफ O में कितने मोल O3? तो 1/3 into 6.023 into 10 की पावर 23 मोल O3। तो एक एटम जो है नहीं, कितने एटम है? 36 into 10 की पावर 44 एटम O। इसका मतलब कितने मोल? 1/3 into 6.023 into 10 raised to power 23 multiplied by 36 into 10 की पावर 44 मोल क्या? O3। This is the answer of the question। इसी तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकता हूं और क्वेश्चन कराता रहूंगा, आप दिन भर करते रहेंगे। लेकिन मैं एक और करा करके आपको फ्री करता हूं आज के लिए। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में सब कुछ डेटा एज इट इज रहे और खाली क्या बदल दे आपसे? खाली आपसे बदल दे कि एवरीथिंग इज सेम बट इट इज नॉट O, इट इज S। सपोज इट इज S, यानी कि किसी सर्कुलर कंटेनर में इतने एटम हैं सल्फर के और आपसे पूछेगा कि बताओ कि इनसे कितने मोल S2, कितने मोल S8 और कितने मोल S6 बनाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन हम कर देते हैं। देखो कितना आसान है। हम जानते हैं कि 1 मोल S2 का मतलब 2 मोल S। 2 मोल S का मतलब 2 into 6.023 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ S। तो एक एटम ऑफ S जो होगा वो 1/2 into
6.023 into 10 की पावर 23 मोल S2 बनाएगा। अब 1 एटम इतना बनाएगा, तो we have not 1 atom, we have this amount of atom। तो इतना amount of atom कितना बना देगा? 36 into 10 की पावर 44 एटम ऑफ सल्फर कितना बना देगा? 1/2 into 6.023 into 10 to the power 23 multiplied by 36 into 10 की पावर 44 मोल ऑफ S2। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आगे आपको इसमें सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, खाली ट्रिक बता दूंगा। S2 में देखो 2 आया, S8 में यही कितना आ जाएगा? 2 की जगह 8 आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। S6 में 8 की जगह या 2 की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, बाकी सब कुछ पूरा प्रोसेस एज इट इज होगा। अब ये सब कैसे आया इतना तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहां हमने मेथड 2 की बात की। मेथड 2 की बात में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे किसको? मोल को। इसमें कभी कभी आपको उलझाने के लिए पूछ सकता है कि अगर इतना एटम है तो मॉलिक्यूल का रेशियो बताओ, एटम का मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ सकता है, तो मोल पता लग जाएंगे, तो मोल से मॉलिक्यूल भी पता लग जाएगा और मॉलिक्यूल पता लग जाएगा तो उसका रेशियो ले लेना। जैसे अगर मैं आंसर की बात करूं तो लोग अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दूं और मैं बोलूं आपसे कि इसमें सारों के मॉलिक्यूल का रेशियो पता लगाओ, तो S2 का कितना मॉलिक्यूल कितने मोल हो गए भाई? सबसे पहले मोल पता लगा लो। S2 के मोल हमें मालूम है, जरा देखो 36 into 10 की पावर 44 अपॉन 2 into 6.023 into 10 to the power 23 हो गए। इसी तरह से इसके कितने हो जाएंगे? ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसको x मान लेता हूं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे? x/8 और इसी तरह से इसके कितने हो जाएंगे? x/6। दीज आर द नथिंग बट moles of what? Moles of S2, S8 and S6। हमें चलो S2 का मोल कितना पता लग गया? x/2, where x is what? this amount। और मोल पता लग गया तो मॉलिक्यूल चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय n कर दो। is2 इसका कितना मोल है? x/8। मॉलिक्यूल चाहिए, मोल पता है, मॉलिक्यूल चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। is2 x/6 मोल पता है, मॉलिक्यूल चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। n से n कट जाएगा, x कट जाएगा। 1/2 is to 1/8 is to 1/6। इसमें आप अगर किससे तो 24 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 12 is to 3 is to 4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बेटा आज के लिए इतना पर्याप्त है। इन्हीं बातों से हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं और आप जो है खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए, खूब बढ़िया से प्रयास करते रहिए। थैंक यू।